Hi students, welcome again. This is the third unit we are starting. Name of the unit is Magnetism. In NCERT book there are two chapters, chapter number 4 and chapter number 5, right? But if we refer the other books like Pradeep, Dinesh and any other publisher books, there are 4-5 chapters under this unit, right? सो NCERT के अंदर 4th नंबर चैप्टर है. चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. काफ़ी जगह इसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं. सो फार एवरीबॉडी नोज, everybody is acquainted with the electric field. What is electric field? What are the effects of electric field? Now we are moving from electric field to the magnetic field, right? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी तक हम E से डिनोट करते थे, मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करेंगे, राइट? दिस इज़ द चैप्टर नेम, दिस इज़ द यूनिट नेम. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट कैन बी द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? आपके आसपास कौन से ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं? नंबर 1 करंट कैरिंग वायर. नंबर 2 मूविंग एक्सलरेटेड चार्ज. कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, एक बॉल है, चार्ज है, लेकिन वो स्टेशनरी अगर है, सिर्फ रेस्ट पे है, तो इट विल ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. बट इफ़ इट इज़ मूविंग, इट इज़ इन एक्सलरेशन, मोशन एक्सलरेशन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगी, राइट? नंबर 3 मैग्नेट. और नंबर 4 चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हम बिल्कुल एंड में जाके डिस्कस करेंगे. ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हैं. आई एम अगेन रिपीटिंग. इफ़ वी हैव ए करंट कैरिंग वायर अराउंड अस, we have a moving charge, we have a magnet, then around those particles there will be a magnetic field. For example, आप जिस कमरे में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, मान लो आपके बिल्कुल साथ कमरे में एक दीवार है, उस दीवार के अंदर एक लाइव वायर है, राइट? लाइव वायर मीन्स द करंट कैरिंग वायर है. सो व्हाट कैन बी ए क्राइटेरिया टू फाइंड आउट इफ़ देर इज़ एनी लाइव वायर इनसाइड द वॉल और नॉट? तो एक तरीका क्या हो सकता है कि हम उस वायर के आसपास कोई मैग्नेटिक नीडल लेके जाएं, तो अगर वो करंट कैरिंग वायर होएगी तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगी. ये इस चीज़ का एग्जांपल है कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है. करेक्ट? ठीक है. अच्छा जी, कुछ एक दो क्वेश्चन इसके साथ के मैंने लिखे हैं. जैसे मूविंग चार्ज, इट प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इफ़ इट इज़ ए स्टेशनरी चार्ज, इट विल ओनली प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजिंग है, बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं. Current carrying wire only produce the magnetic field because in the last chapter current electricity I have explained that the current carrying wire is not a charge wire, right? So it has a moving electrons but charge नहीं होता है, तो वो करंट मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से चलता है, तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. ओके, देन व्हाट आर द SI यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? 2 तरीके से बोला जाता है, या तो टेस्ला या वेबर पर मीटर द स्क्वायर. CGS यूनिट है गॉस. 1 गॉस इज 10⁻⁻4 टेस्ला. करेक्ट? सो स्टूडेंट, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ दिस कंसेप्ट केम इनटू द एग्जिस्टेंस. सो नाम है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट. ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एक्सीडेंटली डिस्कवर किया, इस कॉन्सेप्ट को. ही वाज वर्किंग इन हिज लैब. और तो ये एक सिंपल सा डिवाइस दिखाया है जिसमें एक रियोस्टैट है, एक बैटरी लगी है और एम्पीयर मीटर लगा हुआ है, और ये सिंपल वायर है. तो आप देखिए कि इस वायर में करंट चल रहा है. अगर हम इस पॉइंट को आगे पीछे करेंगे तो करंट की स्ट्रेंथ वेरी होएगी. अगर इसके आसपास एक मैग्नेटिक नीडल रख दी जाए, दिस मैग्नेटिक नीडल इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस. मतलब ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इट कैन फ्रीली रोटेट लाइक दिस, राइट? तो इफ़ वी प्लेस ए मैग्नेटिक नीडल नियर दिस करंट कैरिंग वायर, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन द करंट फ्लो दिस नीडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट, राइट? इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज आल्सो रिवर्स्ड. इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला कि मैग्नेटिक नीडल क्यों डिफ्लेक्ट हुई? बिकॉज इट इज़ ए मैग्नेटिक नीडल, सो इट नीड्स मैग्नेटिक फोर्स फॉर डिफ्लेक्शन. इसका मतलब इसको मैग्नेटिक फोर्स लगी,
मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इट मीन्स यहाँ आसपास कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आया? करंट कैरिंग वायर की वजह से आया। करेक्ट। अब ये किस डायरेक्शन में क्यों डिफ्लेक्ट हुई, ये डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हम जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ते जाएंगे हमें डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्लियर होती जाएंगी, राइट। तो इसकी थ्योरी सब नोट्स में आपको मिलेगी। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द बायोट-सैवर्ट्स लॉ। So students, so far if we do a quick recap, तो हमें क्या क्या समझ आ चुका है कि there are 3-4 sources, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस सारे चैप्टर में, या यूँ कहिए कि फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर में हमने क्या सीखना है? We will be having the different systems, like we will be having the long wires, we will be having a circular wire, then we will be having a helix like wire। तो उनका किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी कैलकुलेशन का एक पॉइंट रहेगा। तो एक बड़ी सी वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें कोई ना कोई एक बेस चाहिए। जैसे आप याद करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हमने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और उसको हम बड़ा बड़ा करके रिंग और लेट अस से सिलेंडर का मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके निकाले थे। ऐसे ही मैग्नेटिज्म में हमारे पास सबसे बेसिक है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। दिस लॉ डील्स विद मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। मतलब एक बहुत बड़ी वायर नहीं, बिल्कुल एक छोटा सा एलिमेंट, उस वायर का एक छोटा सेगमेंट जिसमें करंट चल रहा है, बहुत ही वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ द वायर, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपने आसपास। फिर हम उसको बड़ा करते जाएंगे, डिफरेंट शेप में इंटीग्रेट करके अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो उस छोटे से मैग्नेटिक स्मॉल करंट एलिमेंट का कितना मैग्नेटिक फील्ड होएगा, हमें बायोट-सैवर्ट लॉ ने बताया। तो आपको समझाने के लिए मैंने ये XY एक वायर का पीस है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। We are going to consider a very small segment. Let this small segment has a length dl. I is the current flowing. P is the point around the conductor where we have to find its magnetic field, right? And this P point is at distance r. R के ऊपर मैंने वेक्टर डाला है, इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट का। और थीटा जो एंगल है वो देखिए किस किस में बन रहा है, पोजीशन वेक्टर और ये dl में, राइट। दिस इज़ द एंगल थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा? पहले तो चीज़ें कॉमन सेंस है, जितना करंट ज़्यादा होएगा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होएगा, जितनी ये लेंथ बड़ी है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होएगा, जितना डिस्टेंस दूर है मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो ये कॉमन सेंस से ये पॉइंट आ गए। dB मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, इसलिए dB लिखा है। I के प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। और एक ये चीज़ है थीटा, थीटा के भी प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, क्योंकि इधर देखिए ध्यान से, एक्सपेरिमेंटली अगर हम इस P पॉइंट को मूव करके यहाँ ले जाएं और डिस्टेंस ना चेंज करें, वी आर गोइंग टू जस्ट शिफ्ट द पॉइंट P बाय सम एंगल, by keeping all the parameters fixed, only the angle changes. It has been found experimentally that magnetic field changes. It means obvious है, magnetic field depends upon the angle also. तो ये angle की dependence है, इन चारों factors को combine करेंगे ये बनेगा। Now the one more factor which we have not considered, that is the medium around the charge wire, around the current carrying wire. कैसा मीडियम है, एयर है या कोई और मीडियम है? लाइक सिमिलरली एज वी डिस्कस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो मैग्नेटिक फील्ड भी मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये k कांस्टेंट आ जाएगा, तो dB k आइडियल साइन थीटा बाय r²। अब ये जो k कांस्टेंट है, इट विल डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स, वन इज यूनिट्स, सेकेंड इज मीडियम, राइट। तो अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं आगे जाके। सो the value of k depends upon the two factors, one is units, other is medium। CGS यूनिट में काम करेंगे तो k को 1 लिखेंगे, SI यूनिट में काम करेंगे तो k की वैल्यू हम लिखेंगे μ0/4 पाई। एंड मीडियम क्या होना चाहिए? फ्री स्पेस या वैक्यूम होना चाहिए। μ0 को क्या लिखा जाता है? एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एप्सिलॉन नॉट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इट डिसाइड्स द बिहेवियर ऑफ द मीडियम टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, या हाउ द मैग्नेटिक फोर्सेस बिहेव इन ए मीडियम, ये उसका कांस्टेंट है। तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ये इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी एसआई यूनिट और स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए। तो बायोट-सैवर्ट लॉ छोटे करंट एलिमेंट के लिए है। ये बायोट-सैवर्ट लॉ की फुल फॉर्म हो गई म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर द स्क्वायर। एवरी मीनिंग इज क्लियर टू यू। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस सारी सिचुएशन में कैसे कैसे वेरी हो रही है। तो पहले तो एंगल की वेरिएशन आप देख लो कि अगर हम थीटा को 0 डिग्री पुट करें, थीटा 0 या 180 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। It means if we consider this point somewhere here या यहाँ पे ले आए तो ये दोनों पॉइंट कंडक्टर की एक्सिस पे आ गए हैं, राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो मान लो जैसे ये कंडक्टर है या करंट कैरिंग वायर है, तो इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0, इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0, राइट। कहाँ मैक्सिमम होएगी? थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो मतलब ये है कि अगर ये थीटा 90 डिग्री, या हम ये कहें कि इस कंडक्टर करंट कैरिंग का कंडक्टर के परपेंडिकुलर हम कोई पॉइंट लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, करेक्ट। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ से तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? नाउ विल कंसिडर दैट। सो इफ़ वी want to calculate the direction of magnetic field, this is a very important topic कि how to calculate the direction। so पहले मैंने बायोट-सैवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ये वेक्टर फॉर्म बनी है। पहले समझेंगे कि ये वेक्टर फॉर्म कैसे बनी। ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट था म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय फैक्टर आर। ऐसा करके क्या मिलेगा हमें? +1 रिकॉल कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो एक वेक्टर बनता है, उसकी वैल्यू ए बी साइन थीटा होती है। तो यहाँ पे डी एल और आर साइन थीटा, डी एल और आर साइन थीटा को मैंने रीअरेंज करके लिख लिया डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ये सब इसकी जगह आ जाएगा डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और ये भी साथ में इंक्लूड हो जाएगा डी एल वेक्टर क्रॉस, देखिए डी एल साइन थीटा आर की जगह डी एल क्रॉस आर, आई बाहर ले लिया, डी एल क्रॉस आर और नीचे बन जाएगा आर क्यूब। यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसकी जो डायरेक्शन है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगी। तो यस, क्रॉस प्रोडक्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी यहाँ लगेंगे वाइल कैलकुलेटिंग द डायरेक्शन। अभी हम डायरेक्शन कैसे निकालनी है उसको अभी कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट वन थिंग वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या दिस वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, उसके साथ हमने ये लिखा है, राइट। तो ये हमारे पास ये सिंपल बायोट-सैवर्ट लॉ की ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगा। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, इसको जब हम डायरेक्शन निकालेंगे तो वहाँ यूज़ करेंगे। नाउ वी कैन मॉडिफाई दिस सेम बायोट-सैवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ द मूविंग चार्ज। इसी को हम मूविंग चार्ज, द चार्ज विच हैज सम वेलोसिटी, उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे? देखिए, वी नो दैट आई इक्वल टू क्यू बाय टी होता है। तो मैं अगर इसको डी क्यू बाई डी टी या छोटा एक इंटरवल लूँ तो मैं क्यू बाई टी या डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे इफ़ आई रिप्लेस आई विद दिस वेरिएबल क्यू बाई टी, तो ये डी एल बाई टी, डी डिस्टेंस बाई टाइम वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये इन टर्म्स में आ जाएगा म्यू नॉट क्यू वी क्रॉस आर डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब। देखिए मैंने सिंपली क्या किया है, आई हैव रिप्लेस दिस क्यू विद क्यू बाय टी, और ये डी एल बाई डी टी डिस्टेंस बाय टाइम की जगह मैंने वेलोसिटी पुट कर दी है। तो दिस फॉर्मूला बिकम्स इन टर्म्स ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मूविंग वेलोसिटी, राइट। तो बायोट-सैवर्ट लॉ आपको
एक छोटे से करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड देता है। बायोट-सावर्ट लॉ से हमें ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम कहाँ पे होएगा, एक्सिस पे 0 हो जाएगा, मैक्सिमम होएगा उसके परपेंडिकुलर पे। मैग्नेटिक फील्ड निकालना कैसे है उसका एक फॉर्मूला मिल गया। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में हमने उसको लिख लिया, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकाल सकते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में सीखेंगे। तो अब हम इसको बायोट-सावर्ट लॉ को बेस बना के थोड़ा सा बड़े कंडक्टर, जैसे मान लो एक सर्कुलर रिंग है या सर्कुलर वायर है, करंट कैरिंग वायर, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होएगा उसको निकालेंगे। फिर स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। सो स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। आपके सामने एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है। वी हैव टू फाइंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड, कि ये करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी इसके सेंटर पे, राइट। सो दिस इज ए सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, आर इज़ द रेडियस, ये इसका सेंटर है। तो बायोट-सावर्ट लॉ से तो हमें एक छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड पता है। तो वी विल डिवाइड दिस होल सर्कल इनटू ए स्मॉल सेगमेंट्स। लेट सच स्मॉल सेगमेंट, वन सच स्मॉल segment is here which has a length dl. Current is flowing like this. So with the help of Biot-Savart's law, if I write down the magnetic field due to this small current element at distance r, it is this mu naught I dl sin theta by 4 pi r square. थीटा याद कीजिए, dl और पोजीशन वेक्टर में आपने एंगल देखना है, तो ये एंगल आपका यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो, ये एलिमेंट हम कहीं भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं ये एलिमेंट यहाँ लेता तब भी ये एंगल 90 डिग्री बनता, ये मैं एलिमेंट यहाँ लेता तब भी ये एंगल 90 डिग्री बनता। ऐसे करके मैं कहीं भी ये एलिमेंट ले सकता हूँ। तो हमेशा कहीं पे भी जाके ये यहाँ मैं लूँगा तो भी ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, राइट। तो आई कैन टेक द एलिमेंट एनीवेयर, दिस एंगल इज फिक्स 90 डिग्री है। तो मैंने थीटा को 90 डिग्री पुट कर दिया, तो ये आ गया म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ दिस होल लूप कंसिस्ट ऑफ मैनी सच स्मॉल सेगमेंट्स। तो हमें सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी एल की इंटीग्रेशन 2 पाई आर, ये कट के आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये पहले तो आपने ये तरीका याद रखना है, फिर रिज़ल्ट याद रखना है कि ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का उसकी सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट आई बाई 2 आर, राइट। इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चलेगी। ओके, अभी डायरेक्शन किस तरफ आया, एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि दिस मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द डी एल एंड आर। तो अब ये जो परपेंडिकुलर है ये ऐसे भी हो सकता है, राइट, और ये परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, ठीक। तो वैसे तो ये राइट हैंड थंब रूल से निकलेगा, राइट। आप ऐसे अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करके कर्ल करेंगे तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन। बट फॉर द मोमेंट आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर सर्कल में क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, ये दो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर इनवर्ड होएगा, मतलब यहाँ पे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होएगा, इनवर्ड होएगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड होएगा, करेक्ट। जैसे कि मान लो ये रिंग है, ये क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ होएगा। इनवर्ड को बनाने के लिए हमारे पास एक साइन है, ये हम इसे क्रॉस से इंडिकेट करते हैं। क्रॉस मतलब ये चीज़ दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है। और अगर आपके पास ये करंट लूप है जिसमें कि एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होएगा, उसको हम डॉट से बनाते हैं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड को हम डॉट से शो करते हैं, राइट। ये दो कंसेप्ट बहुत हैंडी हैं, हम डायरेक्शंस भी लगाएंगे, बट ये कंसेप्ट आप याद रखिए। ये अगर आपको क्लैरिटी, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ होएगा। ये आई थिंक एंटी क्लॉकवाइज के लिए अगर ये क्लैरिटी नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है तो बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड होएगा, करेक्ट। ये चीज़ें आप ऐसे ध्यान रखेंगे। ये दो चीज़ें बहुत हैंडी हैं, डायरेक्शन भी हम निकालनी सीखेंगे रूल लगा के, बट इफ़ यू रिमेंबर दीज टू थिंग्स, दीज आर वेरी हैंडी।
एक चीज़ और क्या सीखेंगे कि मान लो हमसे फुल सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछा जाता, हमें उन्होंने बोला कि हमें तो सिर्फ हाफ सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, दिस इज़ ए सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ लिमिट चेंज कर देंगे, राइट। ऐसे ही हम क्वार्टर का भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं जिससे आप एक आर्क, क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल, फुल सर्कल किसी का भी मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हम इसको बना लेंगे जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला is B equal to mu naught I by 2R into theta by 2 pi. Now what is theta? Theta जो सर्कुलर आर्क ने एंगल सबटेंड किया है फॉर फुल सर्कल अगर हम लेंगे तो थीटा 2 पाई होएगा 360 डिग्री, 2 पाई से 2 पाई कटिंग, यही आंसर आ जाएगा। फॉर सेमी सर्कल में थीटा जो है वो पाई होएगा, तो पाई पुट करेंगे तो 1/2 का फैक्टर आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 4R आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आपको आर्क दी हो, क्वार्टर सर्कल दिया हो, आपको सिर्फ वो एंगल पता होना चाहिए, उससे आप उसमें पुट करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का, उसके सेंटर में। So student, one more application we will discuss in this video, that is the find magnetic field due to straight current carrying wire। ये एप्लीकेशन हम इस चैप्टर में 2 बार डिस्कस करने वाले हैं। एक बार हम बायोट-सावर्ट लॉ से करेंगे, एक बार अगला सेक्शन आएगा एम्पीयर लॉ, हम वहाँ से डिस्कस करेंगे। दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, रिजल्ट सेम है। तो ये एक स्ट्रेट वायर है, दिस इज ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन दिस होल वायर। ये एक P ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है। वी हैव टू फाइंड ए फार्मूला विच विल टेल अस व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। तो हमने क्या किया, बायोट-सावर्ट लॉ से छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, यहाँ से सेंटर से L डिस्टेंस नीचे आके, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता था, L डिस्टेंस नीचे आके मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया DL लेंथ का, करेक्ट। तो ये थीटा एंगल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई DL साइन थीटा बाय 4 पाई R द स्क्वायर। ये एक जनरल फॉर्म बन गई। अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, रिप्लेस थीटा DL एंड R विद द गिवन वेरिएबल्स। व्हाट डज इट मीन्स? आप ध्यान से देखिए कि आपको क्या दिया होएगा क्वेश्चन में। आपके सामने क्या चीज़ है, आपके सामने एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट चल रहा है I, तो आई आपको गिवन होएगा। वो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ से कहीं किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, तो मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होएगा, A पॉइंट दिया, A डिस्टेंस दिया होएगा, आपको ये R नहीं दिया होएगा, A दिया होएगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट से अब इस कंडक्टर की लेंथ छोटी है या बड़ी है, तो हम यहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट से बैठ के इस एंड को देखेंगे और हम इस एंड को देखेंगे, तो हमें ये 2 एंगल मिलेंगे जिनको हम φ1 या φ2 कह सकते हैं, राइट। तो ये लेंथ के हिसाब से ये एंगल चेंज होंगे, तो मीन्स हमारे पास I है, A है, ये φ1 φ2 है, जबकि हमारा जो एक्सप्रेशन अभी तक आया है उसमें I आ रहा है, R हमें नहीं चाहिए, सो वी हैव टू रिप्लेस द R, वी हैव टू रिप्लेस दिस थीटा। ये थीटा यहाँ कहीं बन रहा है, हमें इसको इससे रिप्लेस करना है थीटा को, एंड वी हैव टू रिप्लेस एलिमिनेट द DL फैक्टर आल्सो बाय इंटीग्रेशन, राइट। तो अब ये सारे डेरिवेशन में बस 3-4 पॉइंट्स हैं, इनको रिप्लेस कैसे करना है उसको समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू रिप्लेस द वेरिएबल्स विद द गिवन वेरिएबल्स। देखिए पहले यहाँ मैंने क्या किया कि ये पिछला डायग्राम अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ये एक लाइन लगाई इस एंड को, एक इस एंड को, मतलब ये दोनों एंगल्स हमें पता होंगे। तो अगर मैं इस एंगल को जनरली इस एंगल को φ2 लिख दूँ और मैं इस एंगल को φ1 लिख देता हूँ, इस पूरे एंगल को φ1 लिख देता हूँ, तो ये मैंने जनरली ये एंगल φ ले लिया कि जो φ मतलब इस लाइन के साथ ये φ वेरी होके इधर φ2 बन रहा है और इधर φ1 बन रहा है, तो मैंने ये अंदर वाली ट्रायंगल वाला एंगल φ ले लिया।
अब देखिए बहुत सिंपल है, आप एक ट्रायंगल आइडेंटिफाई कीजिए POC, राइट एंगल ट्रायंगल POC। इसमें ये रिलेशन आपको समझ लग रहा है, थीटा प्लस फाइव इज 90, सो आई कैन रिप्लेस द थीटा विद 90 माइनस फाइव, वेरी सिंपल स्टेप। इसी ट्रायंगल के अंदर cos फाइव is base upon hypotenuse a by r, so r I can replace the r with a by cos phi। इसी ट्रायंगल के अंदर this perpendicular by base, perpendicular बनेगा l plus dl, but dl is extremely small, तो मैंने l plus dl को l ही लिख लिया, l by a is equal to tan phi, so l is a tan phi, correct, and l is a tan phi, तो dl by d phi is a secant square phi, right? So I can replace dl with a secant square phi d phi. I can replace r, I can replace this angle theta. Now we will be replacing these variables and we will get the final answer. So I have replaced the given parameters। dl की जगह मैंने ये पुट कर दिया, थीटा की जगह 90 माइनस फाइव, r की जगह ये पुट कर दिया। ये एक a से a की कटिंग हो जाएगी, ये cos स्क्वायर फाई ऊपर यहाँ आ जाएगा, cos और सेकेंट रेसिप्रोकल होते हैं, तो cos स्क्वायर फाई सेकेंड स्क्वायर फाई से कट जाएगा, इधर sin 90 माइनस फाइव cos फाई बन जाएगा, तो म्यू नॉट आई cos फाई डी फाई बाई 4 पाई ए। नाउ अब हमारे पास एक ही वेरिएबल बचा है फाई, तो हम क्या करेंगे, इस होल एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ये बाहर निकाल लो, cos फाई डी फाई की इंटीग्रेशन करो, लिमिट्स लो इधर से माइनस फाइव 1 टू प्लस फाइव 2, राइट, एंड वी विल गेट ए एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। डू इट योर सेल्फ, आई एम ऑल्सो डूइंग ऑन। सो सी स्टूडेंट्स, आई हैव डन द सिंपल इंटीग्रेशन। माइनस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बेस लाइन है, बेस लाइन से नीचे की तरफ जाएंगे तो एंगल माइनस लेंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस लेंगे। cos फाई की इंटीग्रेशन sin फाई, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे माइनस के साथ माइनस फाइव 1 यहाँ पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ये sin फाई 1 प्लस sin फाई 2। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर। अब हम इस फार्मूले के बहुत बेनिफिट हैं, अगर ये वायर इनफाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट हो, 3-4 इसमें 2-3 स्पेशल केस बनेंगे, राइट। तो अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेट अस से कि दिस इज ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन एंगल है ना, देखिए ये एंगल बढ़ता जाएगा, तो हम कहेंगे फाइव 2 90 डिग्री हो जाएगा और फाइव 1 भी 90 डिग्री हो जाएगा। किसके लिए? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। तो आप इसमें फाइव 2 फाइव 1 90 90 पुट कर देंगे, साइन 91 साइन 91 2 का फैक्टर नीचे कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। सेमी इनफाइनाइट के लिए आप इसी एक्सप्रेशन को फॉर द सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि एक एंड तो इनफाइनाइट है, दूसरा हमें पता है, तो हम एक एंगल 90 लेंगे और एक एंगल 0 डिग्री लेंगे, तो ये एक्सप्रेशन म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए हो जाएगा। लाइकवाइज यू कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर, किसी भी शेप, लेंथ का हो, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट और डेफिनेट लेंथ हो, तो फाइव 1 फाइव 2 हमें पता होंगे, पुट करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर ओनली। इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द डायरेक्शन एंड मोर एप्लीकेशंस।